प्रभावशाली रत्न। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास गया। पेड़ से शव को उतारा और अपनी भुजाओं पर डाल लिया। यथावत वह शमशान की ओर बढ़ा। तब शव के अंदर के बेताल ने कहा, राजन, घनघोर अंधकार है। यहाँ इस शमशान में सियार हैं, पिशाच हैं, पता नहीं और क्या क्या जानवर हैं। वे किसी भी क्षण तुम पर आक्रमण कर सकते हैं। यहाँ तुम्हारा प्राण सुरक्षित नहीं। किसी भी क्षण तुम उनका शिकार बन सकते हो, किंतु तुम निधक चले जा रहे हो। अनेकों बार तुम अपने काम में विफल रहे हो, किंतु तुम्हें निराशा छू तक नहीं गई है। लगता है तुम आशाजीवी हो। तुम्हारा व्यक्तित्व विलक्षण लगता है। तुम्हें देखते हुए मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आखिर तुम पाना क्या चाहते हो। किस कार्य की सिद्धि के लिए इतनी कठोर यातनाएं झेल रहे हो। मैं तो भली भांति जानता है कि तुम उत्तम शासक हो। तुम्हें सुख संपदाओं की कोई कमी नहीं। अगर कोई ईर्ष्यालु पराया राजा तुम पर आक्रमण भी करे तो डटकर उसका मुकाबला कर सकते हो, उसको परास्त कर सकते हो। तुम्हें इसके लिए दूसरों की सहायता की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जैसे वीर पराक्रमी राजा तो सदा अपनी शक्ति पर ही आधारित रहते हैं। किन्हीं क्षुद्र देवताओं की शरण में नहीं जाएंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे। हाँ, एक बात अवश्य है, जिसको पाने के लिए शायद तुम ये सारे कष्ट झेल रहे हो। लगता है तुम किसी स्त्री के प्रेम बंधन में बंधे हुए हो। तब तो विषम समस्याएं उत्पन्न तो होंगी ही। अगर तुम ऐसी समस्याओं के उलझन में उलझे हुए हो और उस समस्या का हल चाहते हो तो मैं नहीं समझता कि कल्याणीगा के युवराज की तरह आखिर क्षणों में तुम अविवेकपूर्ण काम कर बैठोगे। जो भी हो, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, इसलिए उस युवराज की कहानी तुम्हें सुनाऊंगा। कहानी सुनते जाओ और अपनी थकान भी दूर करते जाओ। यूं कहकर उसने कल्याणनगरी के युवराज की कहानी यूं सुनाई। कल्याणीगा का शासक था कनकादत्त। उसका इकलौता बेटा मोहनगुप्त बहुत ही बुद्धिमान था। उसकी दृष्टि बहुत ही पैनी थी। जटिल से जटिल समस्या का वह समाधान ढूंढ निकाल पाता था। ऐसे योग्य युवराज को अपना दामाद बनाने की चाह भी बहुत से अड़ोस पड़ोस के राजाओं को थी और यह स्वाभाविक भी है। उन्होंने अपनी अपनी पुत्रियों की तस्वीरों को कल्याणनगरी भेजा, किंतु किसी भी राजकुमारी का चित्र उसे आकर्षित कर नहीं पाया। वो किसी भी कन्या पर मुग्ध नहीं हुआ। राजसभा का चित्रकार रविवर्मा मोहनगुप्त का जिगरी दोस्त था। दोनों एक ही उम्र के थे। कभी कभी मन बहलाने के लिए युवराज रविवर्मा के चित्र मंदिर में जाया करता था। एक दिन जब युवराज वहां पहुंचा तब उसने देखा कि रविवर्मा एक चित्र के सामने खड़ा है और उसे रंगों से सजा रहा है। वह चित्र एक अद्भुत सुंदरी स्त्री का चित्र था। उस चित्र को देखकर मोहनगुप्त स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें उस चित्र से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसने रविवर्मा से कहा, दोस्त, ये सुंदरी केवल तुम्हारी कल्पना है अथवा इसको क्या कहीं तुमने अपनी आंखों देखा है? युवराज के इस प्रश्न पर मुस्कुराता हुआ रविवर्मा बोला, जिस सुंदरी का चित्र मैंने खींचा है वह इस नगर में रहती है। नाम है स्वप्न रेखा। एक साधारण किसान की बेटी है। अविवाहिता है। ये सुनते ही मोहनगुप्त के आनंद का आर पार ना रहा। उसने कहा, वाह, ऐसी अद्भुत सुंदरी से मैं विवाह नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। उस रात को वह सो नहीं सका। पलंग पर करवटें बदलता रहा। आंखें बंद हो या खुली, स्वप्न रेखा ही उसे दिखाई दे रही थी। बड़ी मुश्किल से उसने रात गुजारी। सवेरा होते होते उसे नींद आने लगी। वह घना जंगल है। कोई मांत्रिक बाघ पर सवार होकर जा रहा है। उस पर स्वप्नरेखा जैसी एक युवती भी बैठी हुई है। मोहनगुप्त घोड़े पर चढ़कर उसका पीछा कर रहा है। घोड़ी और बाघ के बीच में दूरी है। घोड़े को वह तेज चला रहा है, परंतु बाघ तक पहुंच नहीं पा रहा है। उस मांत्रिक की आयु 25 होगी। काफी हट्टा कट्टा दिख रहा है। बहुत ही दृढ़ लग रहा है। काली दाढ़ी है, बाएं हाथ में मंत्रदंड है। गले में रुद्राक्षमाला के साथ साथ सोने की जंजीर में लटक रहा एक लाल रत्न भी है। थोड़ी दूर जाने के बाद मांत्रिक ने उस बाघ को एक पेड़ के पास रोका। बगल में ही एक पहाड़ी गुफा है। मांत्रिक जब गुफा में प्रवेश करने लगा तो बाघ और वह युवती भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। मोहनगुप्त हठात नींद से जागा।
उसने देखा कि वह अंतःपुर की शैया पर लेटा हुआ है। अब वो समझ गया कि यह निरा सपना है। दिन के चढ़ते चढ़ते नगरवासियों से यही बात सुनने में आई कि व्याघ्रदीप नामक एक मांत्रिक स्वप्न रेखा को उठाकर ले गया, जिसे उसने सपने में देखा था। ये जानकर मोहनगुप्त को बहुत दुख हुआ। कहा गया है कि व्याघ्रदीप बहुत बड़ा शक्तिवान मांत्रिक है और उसके पास सम्मोहन शक्ति से भरपूर एक रत्न भी है। लोग तो ये कहते थकते भी नहीं थे कि उस रत्न के प्रभाव से वो किसी को भी अपने आकर्षण में जकड़ सकता है। ये सब कुछ सुनने के बाद मोहनगुप्त को लगा कि कल रात को मैंने जो सपना देखा वह सपना नहीं बल्कि वास्तविकता है। वह सोच विचार कर एक निर्णय पर आया और किसी से कहे बिना घोड़े पर बैठकर जंगल निकल पड़ा। दोपहर तक वह उस जगह को ढूंढता रहा जिसे उसने सपने में देखा था। एक जगह पर उसने बरगद का एक पेड़ देखा। बगल में ही एक गुफा भी थी। मोहनगुप्त घोड़े से उतरा और गुफा की तरफ बढ़ा। गुफा के सामने बाघ कैद रहा था। व्याघ्रदीप के गले में जो रत्न दिखाई पड़ा, अब वह उस बाघ के गले में लटक रहा है। उसके पैरों की आहट सुनकर वह जागे, उसके पहले ही मोहनगुप्त ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। मोहनगुप्त ने फौरन उस प्रभावशाली रत्न को खींच लिया और अपने गले में डाल लिया। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़ा और अंदर झांक कर देखा। उसने देखा कि बाघ की खालों से ढके एक आसन पर व्याघ्रदीप और स्वप्नदेखा एक दूसरे से दूर बैठे हुए हैं। मोहनगुप्त सोच में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना है। तब उसने व्याघ्रदीप की आवाज सुनी, स्वप्नरेखा, रत्न के प्रभाव से मैंने कितने ही अद्भुत कार्य किए हैं। तुम्हें भी उसी के प्रभाव से तुम्हारे घर से ले आया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके प्रभाव का दुरुपयोग करके तुम्हें अपना बनाऊं। इसलिए रत्न को मैंने बाघ के गले में डाल दिया है। वो रत्न मेरे गले में ना हो तो मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। तुम्हें पसंद हो तो अग्नि को साक्षी बनाकर शास्त्रीय पद्धति से तुमसे विवाह करूंगा। तुम मुझसे शादी करने से इनकार करती हो तो मैं तुम्हारे घर सुरक्षित पहुंचाऊंगा। मांत्रिक की बातों से मोहनगुप्त विस्मित हुआ। उसने बड़ी उत्सुकता से 2 कदम ये सुनने के लिए आगे बढ़ाए कि स्वप्नरेखा क्या जवाब देगी। स्वप्नरेखा ने व्याघ्रदीप को एक बार गौर से देखा और बोली, आप अगर इन मंत्र शक्तियों को त्याज देंगे और एक साधारण मनुष्य की तरह समाज में रहना पसंद करेंगे तो आपसे विवाह करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मांत्रिक ने उसकी शर्त को स्वीकार करने के अंदाज में अपना सर हिलाया और उसका हाथ अपने हाथ में लेने वाला ही था कि मोहनगुप्त बड़ी तेजी से उनके सामने आया। स्वप्नरेखा, ठहर जाओ। वह मांत्रिक दुष्ट है, नीच है। उससे विवाह मत करो। मैं इस देश का युवराज है। मुझसे विवाह करोगे तो कल्याणी नगर की महारानी बनोगी। मोहनगुप्त ने कहा। रत्न के प्रभाव के कारण स्वप्नरेखा मंत्रमुग्धा होकर उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। इसे देखते हुए मांत्रिक ठठाकर हंसा। युवराज ने उसको नाराजी से देखते हुए पूछा, ये कैसी विकृत हंसी? एक अबला को तुमने रत्न के प्रभाव से अपने अधीन किया है। तुम दुष्ट और नीच हो। तुम्हें कानूनन फांसी पर चढ़ाने का अधिकार मुझे है, लेकिन मैं यह नहीं करूंगा। तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ रहा हूँ। क्या कहा? आपका अभियोग यही है ना कि मैंने इस अबला को रत्न के प्रभाव से अपने अधीन किया है। मैं दुष्ट है, नीच है, कहता हुआ वह फिर से जोर से हंसने लगा। मांत्रिक की बातों ने मोहनगुप्त को असमंजसता में डाल दिया। वह सोचने लग गया। सोचते सोचते उसके मुख के रंग भी बदलते गए। उसने गले में डाले हुए रत्न को जमीन पर पटक दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तब तक मोहनगुप्त के ही बगल में खड़ी स्वप्नरेखा चौंकती हुई बोली, ये कौन है? इनके बगल में मैं क्यों खड़ी हैं? यूं अपने आप बड़बड़ाती हुई मांत्रिक के पास गई। मोहनगुप्त ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। वह वहां से चल पड़ा और घोड़े पर बैठकर राजधानी निकल पड़ा। बेताल ने ये कथा सुनाई और कहा, महाराज मोहनगुप्त स्वप्नरेखा को बहुत चाहता है, उससे विवाह भी करने का निर्णय कर चुका है। इसलिए उसने बाघ को मारा और रत्न भी पाया। इन परिस्थितियों में उसने बिल्कुल ही विपरीत किया है। उसने रत्न को जमीन पर पटककर फेंक दिया, उसके टुकड़े किए और स्वप्नरेखा को उस दुष्ट मांत्रिक के हवाले कराया। इससे बढ़कर अविवेक और क्या हो सकता है? उस प्रभावशाली रत्न को फोड़ना निरी मूर्खता नहीं तो और क्या है।
मेरे इन संदेहों का समाधान दो। जानते हुए भी चुप रहोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। विक्रमार्क ने कहा, मांत्रिक दुष्ट था, किंतु स्वप्न रेखा के विषय में सभ्य नागरिक की तरह पेश आया। वह विश्वास करता था कि मंत्रतंत्रों से किसी स्त्री का प्रेम पाना नीच काम है, इसीलिए उसने रत्न भी बाघ के गले में डाल दिया। जब उसने रत्नधारी मोहनगुप्त को देखा और देखा कि उस रत्न के प्रभाव से ही स्वप्न रेखा उसके प्रति आकर्षित हुई है तो वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। मोहनगुप्त को अपनी गलती मालूम हुई। उसने रत्न तुरंत जमीन पर पटक कर फोड़ दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह रत्न किसी नीच के हाथ लगे। ये कहना नितांत असंगत है कि युवराज के व्यवहार में अविवेक है। उसका निर्णय न्यायसंगत है। उसकी समयस्फूर्ति प्रशंसनीय है। राजा का मौन भंग होते ही बेताल शव को लेकर गायब हो गया और पेड़ पर जा बैठा। आधार स्वर्णलता की रचना।